स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस बाय अमन सर में। बेटा आप लोगों के लिए जो ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम था जिसमें हम लोगों को करना था 500 प्लस ऑब्जेक्टिव, वो सिलसिला कुछ दिनों से रुका हुआ था। बीच में चैप्टर वगैरह ले आए थे, लेकिन आज से फिर से वो सिलसिला हम लोग चालू कर रहे हैं। और आज हम तकरीबन देखने वाले हैं 30 ऑब्जेक्टिव, 30 ऑब्जेक्टिव को आज कवर करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए ऑब्जेक्टिव का सिलसिला में। हम लोग 2015 तक जैक बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव को लगा चुके थे। अब हम लोग 2016 और 17 आज कवर करेंगे, जिसमें 15 ऑब्जेक्टिव हैं, 30 टोटल ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, मुझे लगता है बड़ा कर लेने से ज्यादा विजिबिलिटी होगी और अच्छे से देख पाएंगे हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि निर्वात की विद्युतशीलता, इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चे परमिटिविटी ऑफ, द यूनिट फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की विद्युतशीलता को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बच्चा आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहां से आता है, समझिए। एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, मतलब इंग्लिश में एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और उसके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं वो कितनी है? R। तो दो चार्जेस या दो आवेश के बीच क्या लगता है बेटा? या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण। तो कितना बल लगेगा, इस बल को बतलाया था, कितना फोर्स लगेगा, इस फोर्स को बतलाया था कुलाम ने, कुलाम का नियम ने बताया था, कुलाम्स लॉ बताया था। और क्या बताया था? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो चार्जेस के बीच लगने वाला बल कितना होता है? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और K का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों? K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां से क्या एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकल जाएगा? एकदम निकलेगा। क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दी, एप्सिलॉन नॉट को इधर यहां से भेजेंगे, डिवाइड में था, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यहां से एफ का मान क्या निकलेगा? इसीलिए एफ बराबर क्या निकलेगा? एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा, तो इधर क्या था हमारा? 1/4 पाई था ना, और इधर क्या था? Q1 Q2 बटे क्या था? R स्क्वायर। ये एप यहाँ पे गुना में है ना रे बच्चा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में नहीं हो जाएगा, डिवाइड में नहीं हो जाएगा। चलिए अब मात्रक सब फटाफट लिखो। Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। क्या गो आवेश? दो गो आवेश, तो क्या गो कुलम, कुलम कुलाम, कुलाम इंटू कुलम। चलो लिख देते हैं, कुलाम इंटू कुलम, दो। और आर क्या है बेटा? दो आवेशों के बीच की दूरी। दूरी को किसमें नापेंगे? दूरी का मात्रक क्या होगा रे? मीटर ना बच्चा, मीटर। तो क्या गो मीटर? दो गो मीटर। बल का ऐसा ही मात्रक रे? न्यूटन। ऊपर लेके जा, कुलाम कुलाम, कुलाम स्क्वायर, मीटर तो ऊपर गया, अरे प्लस का दू है नीचे में, ऊपर ले जाएगा तो माइनस का दू नहीं हो जाएगा, एन पर पावर प्लस का एक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखा आपको? कुलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। कुलम स्क्वायर शायद यहाँ पे नहीं है, कुलम स्क्वायर या नहीं है, इधर ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे देखेंगे, कुलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है कि विद्युत परिपथ माने इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का योग, किसी पॉइंट पे सभी करंट का सम पूछ रहा है। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस सर्किट में कोई पॉइंट है, वहां पे बोल रहा है सभी करंट का सम क्या होगा? तो आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा होगा, किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? किसी बिंदु पे, किसी पॉइंट पे, किरचॉफ का ये पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है, किसी पॉइंट पे मिलने वाली सभी धारा से यानी सभी करंट का सम कितना होता है? जितने भी करंट होगा सभी करंट का सम होता है 0। यह है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो यहां पे बोल रहा है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट करता हुआ कितना हो जाएगा करंट? तो कितना हो जाएगा? 0। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अनंत नहीं होगा, शून्य ही होगा। ये तो नियम ही आप जानते ही हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन यहां से घुमा देता प्यारे बच्चों, और क्या बोलता कि क्वेश्चन कि किसी मतलब बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ, किरचॉफ का दूसरा नियम रे, कोई बंद परिपथ है, मान लेते हैं ये बंद परिपथ है, तो इसमें टोटल विद्युत भी हुआ, टोटल वोल्टेज पूछता है। तो टोटल वोल्ट, किसी बंद परिपथ में टोटल वोल्टेज का सम कितना होगा? तो टोटल वोल्टेज भी, इसको, इसका मतलब क्या है? सम।
तो टोटल वोल्टेज का सम कितना होगा, उसका भी 0 होगा। ये किरचॉफ का दूसरा नियम था। पहला नियम में धारा का सम 0 होगा, किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराएं जाने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होता है, या तो किसी बिंदु पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 होगा। मतलब किसी बिंदु पर सब आने वाली सभी करंट, जाने वाली सभी करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा कितना होगा, वो 0 होगा। ये कहता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा था, 0। आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब अगला हम जाते हैं 2006 में, और क्वेश्चंस वगैरह कहां पे हैं, 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा प्यारा सा और अच्छा सा होने वाला है। इसको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग को थोड़ा सा देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। कहता है इस क्वेश्चन में, एक तार में मतलब एक वायर है जिसमें तुम्हारा करंट दिया हुआ है, कितना करंट, आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रो एम्पियर। क्लियर, ये करंट का वैल्यू दिया है, धारा दिया हुआ है। दूसरे शब्दों में बेटा, माइक्रो मतलब कितना होता है, माइक्रो माने होता है 10 पर पावर माइनस का 6। क्लियर है। बोलता है धारा माने करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है। बोलता है यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है कितना, यहां पे देखिए दिया हुआ है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम चार्ज दिया हुआ है। हो तो तार से प्रति सेकंड माने क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, t इक्वल टू कितना सेकंड, 1 सेकंड। प्रति सेकंड माने मतलब पर सेकंड कितना करंट जाएगा। तो पर सेकंड, जो पर सेकंड पूछ रहा है, पर सेकंड माने 1 सेकंड। पर सेकंड में क्या पूछा है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, n इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, कितना 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। दोबारा मैं आपसे पढ़ के सुनाता हूं। बोलता अ वायर कैरीज अ करंट 1 माइक्रो एम्पियर। एक वायर है जो कितना करंट कैरी कर रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर। लिख लिए। बोलता इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ इतना कूलम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द वायर, वायर से पर सेकेंड में कितना करंट फ्लो होगा, मतलब वायर से पर सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से डिनोट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप लोग जानते हैं करंट का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, आवेश, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, IT, ये फॉर्मूला होता है। अब बेटा Q का फॉर्मूला, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q का फॉर्मूला होता है क्या, NE इक्वल टू IT। रे E तो दिया, n निकालने बोला है ना, तो n को इधर रख दीजिए, IT इधर रहने दीजिए, E को इधर गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चलिए I का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10 पर पावर माइनस का 6, और बेटा T का वैल्यू कितना है 1, और बचा कौन नीचे E का वैल्यू कितना है 1.6 गुना 10, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, यही है ना। एक काम करिए, ये पॉइंट तो हटाइए, ऊपर क्या हो जाएगा 10। क्लियर, 10 को साइड कर दीजिए, 10 और भगा में कितना हो जाएगा बेटा 10, नीचे में कितना बचा 16, और इधर 10 पर पावर कितना था माइनस का 6, अरे 10 पर पावर माइनस का 19 को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे, प्लस का 19 हो जाएगा। और जब बेस समान होता है पावर क्या होता है, जब आधार समान होता है पावर जुड़ता है ना रे। चलिए 10 को भागा दीजिए 16 से, तो ये हो जाएगा 0.625, और यहाँ आधार समान है ना रे, आधार समान होता है घात जुड़ता है, बेस समान तो पावर ऐड होता है। चलिए 6 टका कर्जा था, 9 टका पैसा है, 19 टका पैसा है, तो कर्जा चुकाएगा नहीं चुकाएगा, 6 टका कर्जा चुका दिया, तब भी तो तुम्हारे पास क्या टका पैसा बचा, 13 टका बचा ना। तो 0.65 इंटू 10 टू द पावर 13, ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑप्शन रे, ऑप्शन रे, ऑप्शन रे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उम्मीद करते समझ में आएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोग रेडी होके रहिएगा, देख लीजिएगा दोबारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है जब किसी एमीटर को संटित किया जाता है तो इसकी माप सीमा, इंग्लिश में जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो उसकी मेजरिंग रेंज बोलता है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाता पूछ क्या रहा है, और बार बार गलत करता है। तो आप समझिए, एक एमीटर है मेरा, एमीटर, इसको संट कर दिए। संट करना माने, संटित करना माने क्या होता है, इसके पैरेलल में एगो छोटा मान का प्रतिरोध लगा दिया जाता है, रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, जिसको संट प्रतिरोध या संट रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब क्या करना है बेटा कि अगर ऐसे लगा देंगे, इधर से मान लेते हैं धारा गई, धारा जा रही है, करंट जा रही है,
करंट हमेशा आपको भी बोलेंगे कि भीड़ भाड़ में जाना पसंद करिएगा ना खुला रास्ता में, आपको बोले कि एक मोटरसाइकिल ले लो और बोलेंगे जाओ घूमने के लिए, तो कहां जाएगा तुम? जहां मार्केट में भीड़ होगा वहां घुसाएगा, या खाली रोड में टानने में मजा आएगा तुमको? तो रोड खाली रहेगा तभी चलाने में मजा आएगा। तो धारा यानी करंट हमेशा खाली रोड में जाना चाहेगा। तो करंट यहां जब आया तो दो रास्ता है, एक एमीटर से जाने, एक शंट से जाने, मतलब ये वाला प्रतिरोध से जाना, ये वाला रेजिस्टेंस से जाना। तो जब करंट यहां आया, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। हिंदी में बोले तो कम प्रतिरोध वाला रास्ता को करंट फ्लो करता है। कौन तो कम प्रतिरोध वाला रास्ता मिलेगा? एमीटर वाला नहीं वाला, ये तो शंट वाला, ये तो इसमें प्रतिरोध है ही नहीं। शंट माने बहुत कम मात्रा में प्रतिरोध, एमीटर से ढेरी कम। तो क्या हो जाएगा? सब करंट हड़बड़ा के इधर से चला जाएगा, पास हो जाएगा। तो एमीटर को डैमेज करेगा? नहीं। अगर डैमेज नहीं करेगा, कितनों करंट भेज देंगे, कोई मान में बदलाव होगी? नहीं। और आसानी से वो मेजर कर पाएगा। तो अगर एमीटर को शंट करते हैं ना, तो एमीटर मेरा सुरक्षित हो जाता है। करंट कितना भी चला जाए, जितना करंट भेजना है भेज दो। तो क्या होगा? एमीटर को शंट करेंगे तो क्या होगा? बोलता है इसकी मेजरिंग रेंज, माप सीमा इसकी क्या होगी? तो माप सीमा बढ़ेगी न घटेगी? एकदम इंक्रीज हो जाएगा। जितना मतलब बड़ी वैल्यू करंट को मेजर करना एकदम आराम से मेजर किया जा सकता है। आगे की ओर बढ़िए, फिर शानदार क्वेश्चन को मिलेगा इस ईयर में। मेरे को लगता है पर्सनली जबरदस्त क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलता है एम चुंबकीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक डायपोल एम है वाले चुंबक को, कोई मैग्नेट को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, माने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री से घुमाया जाता है। घूर्णित करने में किया गया कार्य कितना होगा? वर्क पूछा है। क्लियर है? माने एक मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भर दिए और 90 डिग्री से घुमा दिए, तो वर्क कितना होगा? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वर्क का फॉर्मूला, अरे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव को भर देंगे तो इस पर कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? ये फॉर्मूला होता है एम बी कॉस थीटा होता है। अगर यहां पे बोला है क्वेश्चन कितना, थीटा का मान कितना डिग्री लेना है रे? 90 डिग्री लेना है। क्लियर है? तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम बी कॉस कितना डिग्री रे? 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान 1 0 0, तो क्या हो जाएगा? 0 कॉस 90 डिग्री का मान 0, 0 गुना एम बी, 0 गुना हाथी, सब क्या हो जाएगा रे? 0। ऑप्शन नंबर देख लो ना बच्चे, ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है, बोलता प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, हिंदी में बोले तो IRMS रे, इंग्लिश में बोले तो IRMS, और इसके शिखर मान को I0 बोलते हैं। क्लियर है? बोलता इसका अनुपात बताइए। एक बार इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, माने IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और बोलता है कौन सा वैल्यू? पीक वैल्यू को बोलते हैं I0। बोलता दोनों का रेशियो बताइए। तो बच्चा लोग हमको बताइए IRMS का मान कितना होता है? I0/√2 होता है ना रे, हैं? और I0 नीचे में ये है। चलिए इसको दूसरे शब्दों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? I0/√2, और ये I0 तो नीचे था ना, तो 1 I0 हो गया, इसको नीचे कर दिए, और ये वाला नीचे ऑलरेडी था तो 1 लिख दिए, I0 निपट जाएगा। क्या बचेगा रे बच्चा लोग? 1/√2, 1/√2। कौन सा ऑप्शन रे? ऑप्शन नंबर ए इसका भी होगा। बुझो कि दम से बांग, देख समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। अरे विद्युत चुंबकीय तरंगे तो प्रकाश तरंगे होती है। 7 गो विद्युत चुंबकीय तरंगों में एगो प्रकाश तरंगे नहीं है, दृश्य प्रकाश न है। तो दृश्य प्रकाश है बच्चा लोग, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये पता है आपको? तो बोलता है निर्वात में प्रकाश चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होगी? तो बेटा निर्वात में प्रकाश चुंबकीय तरंगों की चाल ऑप्शन के हिसाब से आप लेके चलिएगा। ऐसे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो होती है वो कितनी होती है? प्रकाश के चाल के बराबर होती है। लेकिन फॉर्मूला में इसको कैसे लिखते हैं बेटा? फॉर्मूला में इसको लिखते हैं, देखो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है सी बराबर होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है प्रकाश। लेकिन अगर निर्वात में बात किया जाए और फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो इसकी फॉर्मूला होती है बेटा, प्रकाश की मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का फॉर्मूला होता है C बराबर √μ0ε0। अरे μ0 का मान रखो 4 π × 10⁻⁷ और ε0 का मान रखो 8.854 × 10⁻³
12 और रूट अंडर करोगे तो यही मान टो आएगा। कौन सा फॉर्मूला होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस क्वेश्चन में तुमको घुमा के पूछता कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल नहीं, किसमें पूछता किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती। तो प्यारे बच्चों खाली तुम ये 0 0 तो हटा देता, नॉट नॉट तो हटा देता, किसी माध्यम में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितने होती है रे? अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है 5 लाख रुपए का। एक बार देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोलता है प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्न में कौन नहीं बदलता है। इंग्लिश में इसको समझिए, बोलता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है। समझो पहले क्या क्या बदलता है, फिर देखेंगे क्या नहीं बदलता है। देखो बेटा, अब जब लाइट ऊपर से, मान लेते हैं एक मीडियम में हवा है, दूसरा मीडियम में पानी है। अब लाइट ऊपर से गया तो हवा में प्रकाश की जो स्पीड होगी क्या पानियों में वही रहेगा? तो स्पीड बदलेगा ना। स्पीड बदलेगा मतलब वेलोसिटी बदलेगा, और क्या वेलोसिटी माने वेग बदलेगा, और क्या बदलेगा? अरे वेग बदला तो वेवलेंथ भी तो बदल जाएगा। तो ये दोनों बदल गया, वेव और वेवलेंथ बदल गया। अच्छा क्या कहते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? पानी का अलग होगा, हवा का अलग होगा, तो ये भी बदल गया ना। तो क्या नहीं बदलेगा? तो बेटा लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, चाहे माध्यम कौन हो डाल दो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वेग तो नहीं होगा, ये तो बदलता है, अपवर्तनांक बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ सब बदलता है। कौन नहीं बदलता है? अरे आवृत्ति नहीं बदलती है, माध्यम कौन उठा लो। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन का हम अपने स्टाइल से तुमको पढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? प्लांक्स नियतांक एच की बीमा, डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। अरे बच्चा लोग आप मेरे को एक चीज बताइए, हम क्या पढ़े हैं? प्लांक्स नियतांक हमको जीवन में कहाँ मिला है? चलो फिजिक्स में कहाँ मिला है? हम एक जगह कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, प्लांक्स नियतांक सबसे पहले जो हम लोग को मिला था वो फोटोन में मिला था। हम लोग वहीं पे खोजे थे ना, E इक्वल टू फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच नहीं होता है, और H क्या है? यही प्लांक नियतांक है। क्लियर है? और E इक्वल टू एच, न्यू का वैल्यू क्या होता है? C बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ माने तरंगदैर्घ्य रे। फोटोन का ऊर्जा यही होती है ना, फोटोन की एनर्जी। यहां से न्यू का वैल्यू क्या होता है? C बाय लैम्डा। तो एक काम करिए, तुमको क्या किसका H का निकालना था ना, इसलिए H का पहले सूत्र निकालो, फॉर्मूला निकालो, फिर उसका बीमा निकालेंगे। H का निकालेंगे तो E की तरफ उधर जाके क्या हो जाएगा? E लैम्डा, और C इधर गुना में H के साथ इधर जाके क्या हो जाएगा? भगा में। अब सबका मान सब बीमा सब लिखो। E क्या है? एनर्जी माने ऊर्जा। ऊर्जा का बीमा क्या होता है? ml टी पर पावर माइनस ml स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2। और लैम्डा क्या? वेवलेंथ न रे, लेंथ न रे। लेंथ का बीमा क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? एल। और नीचे क्या? सी माने क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का बीमा क्या होता है? अरे स्पीड का, वेग का बीमा क्या होगा? वेग का बीमा होता है एल टी पर पावर माइनस 1। अब हल करिए बेटा, अब जो आएगा वही आंसर होगा। चलिए एम क्या गो है? एगो एम लटक गया, एम एगो। एल क्या गो है? देखो एगो एल निपट जाएगा, ऊपर में क्या गो एल बचेगा? 2 गो एल। अब टी देखो, टी पर पावर माइनस 2 ऊपर में ऑलरेडी था, टी पर पावर माइनस 2 ऑलरेडी था। ई टी पर पावर माइनस 1 ऊपर गया तो प्लस का 1 हो गया। अरे अब टी बेस समान तो घात जुड़ेगा, कितना होगा? टी जो बेस समान है तो वही रहेगा। अब घात क्या होगा? जब बेस समान, आधार समान होता है तो घात जुड़ता है ना, ऐड होता है ना। तो 2 टका कर्जा था, 1 टका पैसा था, 1 टका पैसा दे दिया तय तो 1 टका कर्जा रहा रे। तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? एम एल स्क्वायर नहीं है, कट गया। एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 1 यही लग रहा है, यही होगा करेक्ट आंसर ना, लग रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है निम्न में कौन मूल कण नहीं है? अरे भैया कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु अणु या परमाणु से मिलकर बना है, एटम से मिलकर कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो एटम में क्या क्या पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक पाया जाता है ना सेंटर में, वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नाभिक के चारों ओर घूरते रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? मूल कण। इंग्लिश में बोलेंगे तो फंडामेंटल पार्टिकल। इसके अलावा जो बचा वही आंसर है। कौन है? बोलता नहीं है, कौन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो है न रे, बचा कौन? अल्फा कण। चलिए हटाइए। अच्छा ये क्वेश्चन का जिक्र हम पिछले एपिसोड में पार्ट 3 में किए थे, लेकिन एक बार और करते हैं। क्या करते हैं? बोलता परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए था। इंग्लिश में इन एन एटम
इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन खाली वही ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बेटा, h/2π। ये तो हम बार बार NH/2π किए थे, आप h/2π भी लेके चल सकते हैं। तो बेटा कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन, ये वाला एकदम 2000% सही आंसर है। टिक मार लीजिए बच्चा लोग, आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता ये तो क्वेश्चन तो पिछले हर एक बार हम लोग को मिल रहा है, ये तो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चा। क्या बोलता है, ताप बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का प्रतिरोध, अर्धचालक का प्रतिरोध। अरे टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, ध्यान देना, अगर बोल रहा है क्वेश्चन में टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अर्धचालक का देखो, सेमीकंडक्टर अगर टेम्परेचर, अर्धचालक बोला है ना बच्चा, बोलता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले कंडक्टिविटी देखो क्या होता है, टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज की तो कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर नहीं है ये, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घट जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना बेटा, तो सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, और कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो कंडक्टिविटी होगी, और कंडक्टिविटी होगी तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी। हिंदी में चलिए आते हैं, अर्धचालक का ताप बढ़ाने से अर्धचालक क्या होती है बेटा, अर्धचालक चालक की तरह काम करने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने से चालक की तरह अगर काम करने लगेगा तो चालकता बढ़ेगी, और चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता घटेगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, ताप बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी घट जाएगी। तो ये क्या होता है बेटा, घटता है। बी ऑप्शन है इसका गलत आंसर दे दिया है, ये बढ़ता है, ये गलत आंसर है, ये बढ़ता है, रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगा। कंडक्टर में ऐसा होता है, चालक में ऐसा होता है, यहां अर्धचालक बोला है, इसका आंसर गलत है। देखिएगा ध्यान से, सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी और पूरी बूंदिया बटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है और गेट के लिए, अरे और गेट लॉजिक गेट तो सिलेबस में नहीं है, ये पुराना साल का क्वेश्चन है, इसमें गलती से डाला हुआ है बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन है क्या है बेटा, बोलता है रेडियो तरंग का परावर्तन होता है, तो बेटा इसमें भी ऑप्शन गलत है। इसमें बोलता है रेडियो तरंग का परावर्तन होता है, रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, रेडियो वेव जो होती है ना उस किससे रिफ्लेक्टेड होती है, तो बेटा आयनोस्फीयर से, आयन मंडल से क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा करेक्ट ऑप्शन नंबर जो होगी वो ए होगी, और इसको तो आपको खैर रटना ही होगा। समाक्षी केबल की बैंड ऊर्जा, कोएक्सियल केबल का बैंड विड्थ कितना होता है, ये 750 हर्ज होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ ये हमारा जो 2016 वाला सेशन है वो निपट गया बच्चा। अब हम लोग 2017 वाला सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बोलता है फटाफट। इसमें क्या बोलता है बच्चा लोग, देखिए बोलता है, इसमें भी ऑप्शन गलत हो सकता है, आप चेक करिएगा, देखिएगा ऑप्शन बहुत सारा गलत दे देता है, घबराना नहीं है। बोलता है कि कहां गया रे, विद्युत तीव्रता, थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम करेंगे तो हमको लगता है ज्यादा मजा आएगा, आप लोग को भी दिखने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक लाइन से देखते चलेंगे, घबराइए नहीं। चलिए क्या बोलता है, आप देख पा रहे होंगे बच्चा 2017 का हम लोग पहुंच चुके हैं, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एक लाइन से देखते चलते हैं। बोलता है विद्युत तीव्रता का मात्रक बता दो ना, बोलता है विद्युत तीव्रता, इंग्लिश में क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो देखिए बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E=F/Q, क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है विद्युत तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, जहां E क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, विद्युत तीव्रता, F क्या है, बल, Q क्या है, आवेश। तो इसका मात्रक, बल का मात्रक क्या है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का मात्रक कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं। तो इस कंडीशन पे इसका और एक फॉर्मूला होता है, E होता है -dV/dx। अगर dd को इग्नोर मार दीजिएगा, V/x विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो गया, वोल्टेज बाय डिस्टेंस, V माने वोल्टेज और x माने डिस्टेंस, मारे वोल्टेज माने विभव, विद्युत विभव गुना दूरी। तो इसका यूनिट क्या होती है, वोल्ट होता है ना बेटा, और दूरी का क्या होगा, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, कौन सा ऑप्शन है, बी। इसका भी आंसर हुआ गलत दिया है रे, ढेरी आंसर 3-4 को गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन में बोलता है कि बेटा आघूर्ण P वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को, किसी विद्युत द्विध्रुव जिसके आघूर्ण कितना है, P है, को समरूप विद्युत क्षेत्र E में भरे हैं। अभी तो जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, सब भरे हैं।
क्या भर बोला कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को, विद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डायपोल को भर दिए। इस पे चार्ज Q होता है, माइनस Q, यहां पे होगा द्विध्रुव में, और यहां होगा प्लस Q। क्लियर है? तो इस पे क्या होता है, हाँ, ई दिशा से 90 डिग्री घूर्णित करने में किया गया क्या, या सेम क्वेश्चन खाली चुंबकी करके आपको पिछला में दे दिया था, अभी विद्युत करके दिया है। तो विद्युत करके बच्चा लोग आपको दिया है, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला, किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा का मान कितना लेना है, पीई ले लो, माइनस अगर ये मोड में लेंगे तो पीई कॉस थीटा ले लो। तो बेटा यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। अरे इसका फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला इतना होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना आता है, फिर से कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो नहीं, एक इसको एक जरा आप ढंग से लेके चलिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आघूर्ण P वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र E से 90 डिग्री से घूर्णित करने में किया गया कार्य कितना होगा। 90 डिग्री से उसको घुमाना है तो कार्य कितना होगा। तो कार्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Pe cos थीटा होता है, स्थितिज ऊर्जा में जो कार्य निकाले थे। तो P हम लोग तो ले लिए, क्लियर है, P ले लिए, और cos 90 डिग्री का मान, cos 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0। तो ये कितना होगा कार्य, 0। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक बार इसको, इस क्वेश्चन को हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्लियर। तो इसको 0, नहीं 0 ऑप्शन में नहीं है। तो बच्चा लोग क्या करना होगा, देखिए समझिए, बोल रहा है कि ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं ना, पीई कॉस माइनस थीटा, यानी माइनस कॉस, ये फॉर्मूला होता है ना, हम लोग पढ़े ना, W इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा होता है। एक काम करिए ना, हम लोग एक काम इसको ऐसे करते हैं, पीई कॉस माइनस थीटा को अंदर कर लेते हैं, चलिए माइनस थीटा। अब बेटा थीटा का वैल्यू कितना से कितना तक बदल रहे हैं, 0 डिग्री से लेके कितना डिग्री तक, 90 डिग्री तक लेके जा रहे हैं। चलिए, तो पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगा न रे, तो माइनस कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री लग गया। और फिर माइनस आता है नेचर से, अरे अपर लिमिट एक बार लगाएं, तो कॉस माइनस थीटा के जगह में कितना लिख दिए, कॉस माइनस थीटा के जगह में, या तो एक काम करिए, ये माइनस तो तुम बाहर रख लो, डायरेक्ट लिमिट लगाओ। कॉस थीटा का खाली मान, कॉस थीटा का मान कहां से कहां तक बदल रहा है, 0 से लेके 90 डिग्री तक मान बदल रहा है, खाली यहीं से कर दो ना, बोलो आप। अब माइनस पी था ही तुम्हारा, और बेटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का मान रखेगा तो अब पहले अपर लिमिट लगेगा कॉस 90 डिग्री, और बीच में माइनस, और लोअर लिमिट कितना, कॉस 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। अब देखिए माइनस का हो गया पी, और cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0, और cos 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 1, माइनस 1 आया, माइनस माइनस यहाँ प्लस, 0 का महत्व ही खत्म हो गया, ये प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस P इंटू ई गुना ए, तो P ना हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, P होगा। ऐसे बनेगा, डायरेक्ट ना पुट करिएगा इसमें, क्लियर है, डायरेक्ट पुट करते 0 ऑप्शन ही नहीं था हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि 3 संधारित्र है जिन्हों पर संधारित्र जिनकी प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उनका तुल्य धारिता बोल रहा है। इंग्लिश में समझाते हैं, बोलता है 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, सबका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ, C जुड़ दिया हुआ है। बोलता है इन तीनों को हटाकर एक कैपेसिटर में बदलेगा तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला C इक्विवेलेंट, अरे तुल्य संधारित्र का, तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या था, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अरे सबका मान तो C दिया हुआ है भाई, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1, सबका एलसीएम लीजिएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा C, और 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना हो गया रे, 3/C हुआ। इसको पलटिएगा तो हमको क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट। इसको भी पलटना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, C/3। कौन सा ऑप्शन रे, C/3, ऑप्शन नंबर पहला, देख लीजिए है या नहीं है, C/3। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध। अभी देखो क्वेश्चन तो फिर घुमा के पूछा, बोला ताप में वृद्धि हुआ तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। अरे बच्चा ताप बढ़ेगा तो चालक का, चालक मैंने टेम्परेचर बढ़ने से, क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर को टेम्परेचर बढ़ा दिए, वायर का टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो गर्म होने से क्या करंट आसानी से फ्लो करेगा, नहीं फ्लो कर पाएगा, करंट घटा, माने
करंट की वैल्यू, धारा की वैल्यू घटी, मैंने प्रतिरोध बढ़ गया ना, रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन के लिए आपको चीजें याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसका फिक्स वैल्यू याद रखिए। बोला दो सेलों जिनको विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। बोलता है दो सेल है, एक E1 है दूसरा E2 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2 R1 R2 है मान लीजिए, तो बोलता है उनको पैरेलल में जोड़े हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। क्लियर है या नहीं है। चलिए, इसका लंबा डेरिवेशन पड़ जाता है जो हम लोग शॉर्ट वीडियो में दिखा नहीं सकते हैं, तो आप इसको मान के चलिएगा। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, बाद में हम लोग ऑप्शन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी नजर के सामने रखा हुआ है 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोलता है बेटा आवेश ई, एक चार्ज है ई, उसका मास दिया हुआ m, और बोलता है इलेक्ट्रॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में गतिशील है, इसका त्वरण कितना होगा। इंग्लिश में एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज ई और मास m मूविंग इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलता है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेटा देखिए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई है, इसमें क्या बेटा बोलता है एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज कितना है ई, आवेश कितना ई, क्लियर है, विद्युत क्षेत्र में गतिशील है, इसका त्वरण पूछा है तुमसे, ए का मान पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो देखिए बेटा, आप जानते हैं ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू। क्यू मैंने आवेश, क्यू मैंने चार्ज, तो चार्ज की जगह में क्या है मेरा ई, क्लियर है। तो यहां से एफ का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, ये ई इधर आ जाएगा, तो छोटी ई बड़ी ई, बल है ना, एफ बल है ना, बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए, छोटी ई बड़ी ई, हो गया। तो यहाँ ए का फॉर्मूला, यहाँ त्वरण मांगाना, त्वरण एक्सेलरेशन मांगाना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई बटे एम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इक्वल टू छोटी ई बड़ी ई एम। ऑप्शन देखते हैं बेटा, इसका ऑप्शन ऊपर में होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे होगा, हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका प्यारा सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, छोटी ई बड़ी ई बटे एम। ऑप्शन नंबर सी 2000% करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बोलता है एल आर, एल आर है बेटा, में प्रतिबाधा होती है। अरे बच्चा लोग, प्रतिबाधा माने देखो तीन, एक एल है, ये सर्किट एल है, और ये आर है, एल सी आर या एल सी और आर, इसमें जो धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करेगा, करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग बेटा इंपीडेंस। इंपीडेंस इसको हिंदी बोलते हैं प्रतिबाधा। जेड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सी का होल स्क्वायर। अरे भैया ये है, ये नहीं है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर ना बचेगा, क्लियर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, अंडर रूट आर स्क्वायर। अच्छा एक्सएल को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको जरा और तोड़ के लिखना पड़ेगा, उस फॉर्म में ऑप्शन नहीं है, हम बोले इसका फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्सी होता है का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 बटे ओमेगा सी का होल स्क्वायर। लेकिन ये किसके लिए आता है, अगर संधारित्र हो तो, कैपेसिटर हो तो, कैपेसिटर है ये नहीं है, तो आर स्क्वायर एक प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर होगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। ओमेगा एल का स्क्वायर माने ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम मुंह में जवाब देना होगा आपको तुरंत, एक लाइन में बोलता है किसी प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो, फेज कितना है फाई, तो शक्ति गुणांक का मान पूछा है, पावर फैक्टर पूछा है इंग्लिश में, आप ये समझिए। बोलता है इफ एफ बी द फेज डिफरेंस, फाई होना चाहिए था, एफ फाई बी द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ, देन द पावर फैक्टर इज, पावर फैक्टर को कॉस फाई बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग पढ़े थे, तो कॉस फाई होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बोलता है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप में स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है। देखो ट्रांसफार्मर का जनरली डायग्राम ये होता है, ये प्राइमरी वोल्टेज हुआ, क्लियर है, ईपी प्राइमरी वोल्टेज, और ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स हुआ, ईपी एनपी नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, और ये वोल्टेज ईपी। अब दूसरा साइड में क्या होता है बेटा, ये सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स होता है एनपी एनएस, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स।
मैंने दूसरी साइड फेरो की संख्या, और यहां से हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, आउटपुट ले लेते हैं ES, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। तो बोलता है अगर कौन सा ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में फेरो की संख्या किधर का बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स किधर बढ़ाएंगे, तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स लेफ्ट नहीं इधर बढ़ाएंगे, तो मैंने प्राइमरी का बढ़ा दी तो स्टेप डाउन हो जाएगा। दूसरे साइड का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो ये कहलाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन बड़ा हुआ, NS या NP, NS बड़ा हुआ। इसको आप दूसरे शब्दों में N2 और N1 ले सकते हैं। कौन बड़ा होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाने के लिए N1 छोटा होना चाहिए और N2 क्या होना चाहिए, बड़ा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट जवाब दीजिएगा। बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे के संचरण की दिशा होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका तो आप सीधे जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। दूसरे शब्दों में बोले तो E क्रॉस B के समांतर होती है, यानी पैरेलल होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, ये रहा बेटा आपका हमको क्या बनाना, कौन सा टेलीस्कोप बनाना है ना, तो टेलीस्कोप में पहले बड़ा लेंस, उसके बाद कौन सा लेंस, छोटा लेंस। तो बड़ा लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट वाला लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस। इधर कौन वाला लेंस बेटा है, हमारा आई लेंस हुआ। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ हो गया, और इतना दूर तक मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ हो गया FO, और इधर का फोकल लेंथ हो गया FE। तो यहां से यहां तक की दूरी हम चेक करेंगे तो FO और FE को जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ये तो नहीं, ये तो नहीं, कौन सा FO प्लस FE, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब 2-4 क्वेश्चन और बचा है, फटाफट देख लेते हैं। बोलता है तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले फोटोन की ऊर्जा होगी। अरे भैया अभी तो जस्ट हम आपको बताएं, अभी का वीडियो में बताएं क्या होगा बेटा, E इक्वल टू क्या होता है, H न्यू होता है, H न्यू। और बेटा EH न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, C बाय लैम्डा। कौन सा ऑप्शन लग रहा है, SC बाय लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी 2000% करेक्ट आंसर। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा के टर्म में कितना हो जाएगा बेटा, इतना हो जाएगा। कहानी समझ में आया। चलिए बोलता है अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, बोलता है बीटा कण तेजी से चलने वाले, बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग। बीटा पार्टिकल्स होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, दिमाग में बिठा के रखिएगा क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जब पीएन संधि पर अग्र अभिनति अनुप्रयुक्त किया जाता है तब, बोलता व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन डायोड। जब फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड को देते हैं ना बेटा, तो डायोड का बैरियर पोटेंशियल कम होने लगता है, और क्या होता है, डिप्लेशन लेयर कम हो जाता है, और फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। कौन सा ऑप्शन परफेक्ट बैठ रहा है, एक बार चेक करके देखिए। बोलता है विभव रोधक बढ़ता है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है। अरे नहीं भैया घटता है ना, बहुसंख्यक बाह्य धारा को शून्य कर देता है, रिड्यूस द मेजोरिटी चार्ज कैरियर टू जीरो। क्या अल्टर सल्टर बकरा, ये भी नहीं होगा। विभव रोधक को कम करता है, लोअर द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को कम करता है। ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला भी देख लो, इनमें से कोई नहीं, नहीं ये गलत है। इसका ऑप्शन भी यहाँ पे गलत दे दिया है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, एकदम आंख बंद करके आप मार सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का जो हमको देखना है बेटा, वो क्या है, लॉजिक गेट, जो कि बेटा आपके सिलेबस का है नहीं। उम्मीद करते हैं आप सभी प्यारे बच्चों को आज का एपिसोड पसंद होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी भला होगा। हाँ, सिलसिला कुछ दिनों से रुका हुआ था ऑब्जेक्टिव के महासंग्राम का, लेकिन बेटा कोशिश यही रहेगा कि अब बराबर कंटिन्यू लेते आए। लगभग आज 30 ऑब्जेक्टिव के आसपास में आप लोग कराएं, अगला सेशन में भी इतने ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ऐसे सेशन ले लेके कम से कम 500 प्लस ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराना है। और लास्ट बार बेटा एक चीज और, चाहे कुछ भी हो जाए जान झोंक देना रिजल्ट अच्छा करने के लिए, और जितना हो सके मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करके ये हासिल हो सकता है, रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो मैक्सिमम टाइम लगाइए,
पढ़ाई पे लगाइए, फालतू चीज़ों से दूरी रखिए, सोशल मीडिया से दूरी होइए। परिवार को भी बोल दीजिए कि अभी एग्ज़ाम है, ज़्यादा टाइम मत लीजिए मेरा, फ़ोन वोन पे ज़्यादा बात नहीं करना है। अगर पढ़ते पढ़ते बोर होते हैं तो पानी ज़्यादा पिए और थोड़ा चलते फिरते पढ़िए, ताकि नींद वींद भी नहीं आएगा, और रजाई वजाई से थोड़ा दूर भागिए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद होगा। थैंक यू।